गुड मॉर्निंग प्लस टू। आज हम करने जा रहे हैं प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। वी आर डूइंग द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो आई थिंक वी हैव डन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये हमने पढ़ा था। एंड कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी हमने पढ़ा था। राइट नाउ प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल है बेटा, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो भी होगा जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें मैं आपको साथ के साथ ही बता दूंगी कि आपको क्या करना होता है इसमें। ओके, हम 2-3 न्यूमेरिकल उसके रिलेटेड करेंगे। तो आज हम इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ईएमएफ के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इसकी जो एप्लीकेशन, जो रेस्ट एप्लीकेशंस विच आर ओवर विच हैव बीन लेफ्ट, उनको वी आर गोइंग टू डू। तो ओके, द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रिएक्शन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब फिजिबल होना है, रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। लिखने को तो आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है ये लिख दिया, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और ये लिख दिया मैंने कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जिंक सल्फेट बन गया एंड कॉपर। ओके, कॉपर मेटल बन गया। ये रिएक्शन मैंने एक लिखा। दूसरा मैं अगर इसके इसके जो रिवर्स लिख देती हूँ, अगर लिखती हूँ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बना आपके पास, देखने को तो लग जाएगा ये कि बना आपके पास जिंक बना और आपका कॉपर सल्फेट बना। तो इन रिएक्शन में से विच रिएक्शन इज फिजिबल? क्या दोनों रिएक्शन फिजिबल है कि एक ही रिएक्शन फिजिबल है? दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चों, इसमें कॉपर सल्फेट लिया है मतलब कॉपर आयंस की फॉर्म में, जिंक आपकी मेटल रॉड है, जिंक सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फिर ये जो क्या हुआ कि जिंक ने जो है वो जिंक सल्फेट बन गया, मतलब उसमें वो आयन में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर जो है वो आयन से कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन है जिंक सल्फेट, जिंक आयन की फॉर्म में है। जब भी ऐसे होगा ना बेटा, यहाँ पे एक्वस लिखा होगा, क्या लिखा होगा यहाँ पे? एक्वस लिखा होगा, यहाँ सॉलिड लिखा होगा, यहाँ एक्वस लिखा होगा, यहाँ सॉलिड लिखा होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा रिएक्शन आए तो आपने ये देखना है कि ये वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। लिखने को हम कुछ भी लिख देंगे, बट ये जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, मतलब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में जो है वो +1 में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना सीखी होगी। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 पॉजिटिव और सल्फेट की है 2 नेगेटिव। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी प्योर फॉर्म में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, तो इसकी 0 है। इसकी क्या है? 2 पॉजिटिव हो गई क्योंकि ये अब सॉल्ट बन गया, और इसकी 2 नेगेटिव है और इसकी जो है वो 0 हो गई। तो अब देखो कॉपर की क्या हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0 बनी, मतलब पॉजिटिव थी, अब इसमें जो है वो मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें क्या हुआ 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल हो गया ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए होंगे, तो कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। आयन से जब मेटल में बनते हैं दैट मीन्स रिडक्शन। और जिंक जो है वो जिंक रॉड से जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, तो इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो अब हमने जो है यहाँ रिएक्शन के अकॉर्डिंग जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की जो है रिडक्शन हो रही है। ठीक है, क्योंकि कॉपर आयन से जो है कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब हमने देखना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और पॉसिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नॉट, मतलब एक्चुअली इट पॉसिबल और नॉट। क्योंकि लिखने को तो हमने लिख दिया, बट एक्चुअली ये इट इज पॉसिबल और नॉट, वो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगेगा। हमें पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, आपको बोला था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट। ठीक है ना, और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज पॉजिटिव 0.34 या 0.34, एक ही बात होती है। अब आपको मैंने क्या बताया है कि क्या किया था हमने कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो इसका मैंने बोला आपने रिडक्शन पोटेंशियल नहीं बोलना है, आपने क्या सोचना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और होता एक्चुअली क्या है? वो रिडक्शन पोटेंशियल। मैं बार बार इस चीज़ के लिए एम्फेसाइज कर रही हूँ ताकि तुम्हें ये चीज़ आपके दिमाग में जो है वो घुस जाए बेटा। तो इसमें जो है वो क्या है, इसका जो है वो आपका इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है और इसका जो है ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी जो है रिडक्शन होती है। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक हैज़ less electrode potential which is here oxidizing, and copper has more electrode potential than that of zinc, and it is being reduced.
तो इसलिए जो है दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ओके, तो आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि आपने बोलना है, आप देखो इनको अगर वैल्यूज इन दो की तो आपको रखनी है बेटा याद, पर अगर सपोज आपको नहीं याद है, पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको इतना पता है कि उसकी पोजीशन कहाँ है दोनों की, तो आप बता सकते हो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव की साइड है और एक नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी रिडक्शन होगी, जिसकी वैल्यू कम है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वेरी सिंपल। और वहाँ लिख देना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है नेगेटिव है, इसका जो है पॉजिटिव है, इसका कम है, इसका ज़्यादा है, तो जिंक की क्या होगी ऑक्सीडेशन एंड कॉपर की क्या होगी रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, well इट इज़ एक्चुअली पॉसिबल। तो अब इसमें देखो, इसमें उल्टा है, इसमें जिंक की क्या हो रही है रिडक्शन, क्योंकि आयन से बना जिंक मेटल है ना, तो इसकी रिडक्शन हो रही है, और कॉपर की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में जो है वो उल्टा हो रहा है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कॉपर का जो है पॉजिटिव 3.4 है, आपका जिंक का जो है -0.76 वोल्ट है। तो जिंक की क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, हो क्या रही है रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो इस तरह से हमने ये करना है। सिमिलरली वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, copper 2 positive ion which is given in your book, copper 2 positive ion and 2 Ag positive, और ये बना आपके पास कॉपर सॉलिड एंड 2 Ag। अब कई बार ऐसे क्या होता है कि आपको कई बार आयन्स दिए होते हैं, कई बार आपको यहाँ Ag क्लोराइड दे दिया होगा, Ag सल्फेट दे दिया होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, यू शुड आपको पता क्या होना चाहिए कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आपके पास कॉपर है, कॉपर आयन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो आयन नहीं होगा, मेटल होगा। यहाँ पे देखो ये कॉपर मेटल हो गया, तो ये आयन की फॉर्म में, इसका मतलब है कॉपर की यहाँ रिडक्शन हो रही है ना आयन से, और यहाँ पे सिल्वर जो है वो मेटल से आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब हमने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, दोनों का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना कितना है। तो कॉपर का तो तुम्हें पता है 0.34 वोल्ट है, ठीक है, और जो Ag का है वो है +0.80 वोल्ट, ठीक है। तो अब इस किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, और किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसका। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी रिडक्शन होगी। तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। क्या है ये जो रिएक्शन है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बट ये रिएक्शन जो है वो उल्टा आपके पास जो है वो उल्टा होगा। कैसा होगा, इस रिएक्शन में अगर ऐसे लिखा होता कॉपर सॉलिड एंड Ag आयंस, ठीक है ना, तब ये पॉसिबल था। तो कॉपर बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव और Ag बन गया Ag आयन बन गया Ag में। तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल, उल्टा ये रिएक्शन पॉसिबल है, बट ये वाला रिएक्शन जो है, मतलब ये वाला ऊपर वाला रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। मतलब कॉपर सॉलिड होना चाहिए और Ag जो है वो आयन की फॉर्म में होगा, तभी तो Ag जो है रिड्यूस हो रहा है और कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो एक्चुअली जो है वो यही हमारे पास है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर जो है वो कम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ योर Ag जो है ज़्यादा है, तो Ag की क्या होगी रिडक्शन, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आपको बहुत सारे रिएक्शंस आपको दिए होंगे, तो आप पता कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब उसमें से हम पता लगा सकते हो कि इसकी ऑक्सीडेशन होनी है रिडक्शन होनी है। अब जैसे आपके पास ये मेटल्स हैं, आपके जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल, एल्यूमिनियम, ये सारे एक्टिव मेटल्स हैं, मतलब ज़्यादा एक्टिव मेटल है। तो इनमें कॉपर, आपका जो कॉपर, आपका गोल्ड, आपका प्लेटिनम, आपका सिल्वर, इन सब में क्योंकि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में, तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होगा उसकी ऑक्सीडेशन, और जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा उसकी रिडक्शन होगी। ये आपने ध्यान रखना है। फिर रिएक्शन में देखना है कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ आपके पास जो फोर्थ जो आपके पास एप्लीकेशन है इसकी बेटा, वो है टू प्रिडिक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब देखो इसको करने से पहले एसिड और नॉट, इसको करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एसिड। एसिड क्या होते हैं, जैसे HCl है आपका, H2SO4 है ना, और आपका HNO3 है। अब तुम्हें पता है दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो HCl क्या देता है, H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव। ये भी क्या देता है, H2 पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन दे देगा, ये H पॉजिटिव आयन देगा। तो मतलब क्या कि हमारे पास क्या होगा कि वेदर मेटल कैन लिबरेट द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन से एसिड में से हाइड्रोजन कब रिलीज होगी, जब ये जो H पॉजिटिव आयन है दे कैन टेक इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लें और क्या में कन्वर्ट हो जाए H2 गैस में, तभी लिबरेट हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हुआ कि इनकी क्या होगी रिडक्शन। तो हमारे पास ऐसे मेटल्स होंगे जो एक्टिव हैं, जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है,
दे आर एबल टू रिड्यूस द हाइड्रोजन या दे आर एबल टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड, एनी वन ऑफ द एसिड। आपको होपफुली समझ आ रहा होगा। मतलब HCl जो है वो किस फॉर्म में, H पॉजिटिव आइंस में है ये सारे। ये भी ऐसा हो सकता है कि अम्लीन को अलग अलग लिया होगा, तो आयंस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन किस में क्या होंगे, रिड्यूस। इसका मतलब है हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन। तो मेटल की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो मेटल लाइक योर सोडियम, मेटल लाइक योर जिंक, जिंक जो है, जिंक का भी नेगेटिव है ना, इनकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव है। आपके पोटेशियम आपका, इसकी भी नेगेटिव है। लिथियम है, उसकी भी नेगेटिव है। तो ऑल मेटल्स which have negative electrode potential then that of your नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन का क्योंकि जीरो है तो नेगेटिव, अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा वाले होंगे, 1 2 3 सारे पॉजिटिव हो गए। तो जो मेटल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव में चाहे कॉपर है आपका जो है फ्लोरीन है, आपकी आपकी क्लोरीन है, आपकी जो है वो Ag है, प्लेटिनम है, उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उनका कैसा है, पॉजिटिव है। तो वो ऑल मेटल्स, वो उनको हम इनएक्टिव मेटल्स बोलते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकते हैं, किससे, एसिड से, जो हमारे एसिड्स हैं। तो देखिए ज़रा, जैसे आपके पास जो है वो, लेट अस सपोज आपके पास जो है वो कोई भी मेटल ले लिया आपने, मेटल, ये मेटल सॉलिड है, तो मेटल जो है उसकी क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे इसमें हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम सॉलिड है, सोडियम एक्टिव मेटल है, तो सोडियम क्या करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, नेगेटिव है, और इसका सोडियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो माइनस। इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस तुम्हें थोड़ा सा जो मैंने आपको एक बताया है ना कि उसको याद करना है, उसको याद करके जो है वो मैं आज उसको इसकी जो है वो आपको भेज दूंगी, मैं जो पिक्स भेज दूंगी, अगर आपको याद करनी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो निमोनिक्स भेज दूंगी उसका। तो ये है -2.71 है, तो माइनस है क्योंकि हाइड्रोजन का जीरो है। तो हाइड्रोजन के जब भी हम हाइड्रोजन को लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में सोडियम मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस उसमें से इजीली रिलीज हो जाएगी। तो सोडियम मेटल जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया वो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, H पॉजिटिव आयन, जो कहाँ है, सोल्यूशन में है, HCl की फॉर्म में, या HNO3 या कोई भी। तो H पॉजिटिव आयन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम चाहिए होते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करना होगा। तो हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये H2 गैस बन गई है ना, और बैलेंस करना होगा तो ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो जितने इलेक्ट्रॉन खोए उतने इसने लूज किए। ठीक है, तो इसका ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो बन जाएगा 2 सोडियम प्लस 2 H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और ये बन गया 2 सोडियम, यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो आप, जब भी ये आए तो एक्वस, प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट होगी। ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल है कि वो सारे मेटल जो हैं हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकते हैं किसी भी एसिड से, जो आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, पर उनका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है शुड बी लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, यू नो दैट। तो उन बाकियों का क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ऑल दोज मेटल्स विच हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स are able to release the hydrogen gas from the acid, okay, like your Fe3 positive, Pb, Sn, nickel, copper, cadmium, all that, zinc, chromium, iron, manganese, aluminium, cerium, sodium, कैल्शियम, बेरियम, सीजियम, बाकी आता जब वैसा आपसे पूछा जो जाता है ना, वो ज़्यादातर जो है वो आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं, बट अगर आपने हायर कॉम्पिटिशन्स में जाना है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके लिए आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को बेटा याद कर सकते हो, अगर आपको वो जो निम्योनिक्स में आपको भेज दूंगी, मेरे को भूल गया था शायद, तो मैं वो भेज दूंगी। ठीक है ना, तो दोज मेटल्स विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड, उनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। एंड दोज मेटल्स लाइक योर कॉपर, लाइक योर Hg and Ag, ये these are not able to liberate the hydrogen gas from the HCl, तो these are known as the inactive metals। क्या बोलते हैं इनको हम, inactive metal। तो ये आपके पास बेटा इसकी जो है लास्ट एप्लीकेशंस थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गए। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल जो है वो बेटा
आपने जो मैं आपको बता दूंगी, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं और आपको जो है वो आते हैं पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एन आयरन, एक कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिया हुआ क्या बोला है, एन आयरन वायर इज इमर्स्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग, मैं यहाँ देती हूँ आपको, एन आयरन वायर is immersed in a solution containing zinc sulfate and nickel sulfate. When the concentration of each salt is 1 molar, predict give the reason which of the following reaction is likely to proceed. कौन सा reaction जो है वो होगा, मतलब कौन सा होगा। जैसे बोला है आयरन रिड्यूस जिंक टू पॉजिटिव आयन एंड आयरन रिड्यूस निकल टू पॉजिटिव आयन। अब आपको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दिया है, जिंक टू पॉजिटिव आयन, और इसमें स्लैश लगा के मैंने बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है कैसे दिखाते हैं हम, जिंक, और ये है आपके पास -0.76 वोल्ट। उसके बाद आपके पास आयरन का दिया हुआ है, आयरन का जो है -0.44 वोल्ट, और उसके बाद आपके पास जो है निकल का है, और निकल का दिया हुआ है -0.25 वोल्ट, ठीक है। अब देखो आप बोल रहे हैं आयरन रिड्यूसेस जिंक टू पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है सीधा, कई बार ऐसे, ये ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक जो है ये तो सबको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार हो सकता है आपको फाइंड आउट करने आए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसमें आपको जो है वो वैल्यूज़ एक दो जरूर पता होनी चाहिए। सिमिलरली आपके पास Fe2 पॉजिटिव स्लैश Fe है, और ये आपके पास 0.04 मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन जो है वो ये है, और निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो E0 लगेगा, स्टैंडर्ड है ये। तो इट इज़ इक्वल टू निकल टू पॉजिटिव एंड निकल इट इज़ इक्वल टू -0.25 वोल्ट। अब इसमें क्या होता है, बच्चे जो है ना वो इसमें इनमें भूल जाते हैं कि इनमें जो है वो जो मतलब इनमें ही कन्फ्यूज़न होता है कि इनका जो है वो किसके माइनस में है, सभी का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है माइनस में है। अब बोल रहा है कि आयरन रिड्यूसेस जिंक आयन, मतलब आयरन जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं और जिंक आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन इज़ हायर, क्योंकि इसकी वैल्यू -0.44 वोल्ट है, और इसके जो है पॉइंट से -0.76 वोल्ट है। तो किसकी ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए, माइनस का आपको पता ही है ना कि जो माइनस वैल्यू लगी है, जिसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और आगे माइनस लगा है, वो एक्चुअली जो है वो क्या है, वो कम वैल्यू का है, और ये ज़्यादा वैल्यू का है। मतलब -1 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ -2, क्योंकि 0 से हम नीचे को जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो है वो वैल्यू आपको पता है घटती जाती है। तो ये जो है मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन इज हायर एंड जिंक इज लोअर, और अकॉर्डिंग टू आपको पूछा है आयरन रिड्यूसेस जिंक, तो इट इज़ रॉन्ग। आयरन जो है वो किसको क्या करता है, आयरन जो है वो रिड्यूस होगा और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो ये गलत है पहला, ठीक है। उसके बाद जो है वो आयरन जो है वो इसमें देखिए, अब इसमें पूछ रहा है आयरन रिड्यूसेस निकल टू पॉजिटिव आयन। अब देखो यहाँ पे आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0.44 वोल्ट है, और यहाँ पे निकल का जो है 0.25 वोल्ट है। तो दिस वैल्यू इज़ हायर एंड दिस वैल्यू इज़ लोअर। इसका मतलब है लोअर की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और हायर वाले की क्या होगी, रिडक्शन। तो आयरन क्या कर रहा है, आपके निकल को रिड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों में से आप बोलोगे आयरन जो है वो Fe जो है इट रिड्यूसेस निकल, इस तरह से, ठीक है। अब आगे आ जाओ आप। ओके, ये क्वेश्चन हाँ ऐसे भी आता है बेटा क्वेश्चन, कैन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन द वेसल मेड अप ऑफ निकल मेटल्स, ठीक है। आप ये पूछा, क्या पूछा इसने कि कैन वी स्टोर द 1 मोलर कॉपर, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कैन वी स्टोर इन द निकल मेटल, मतलब क्या कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है
और निकल जो है वो मेटल है, मतलब आपकी जो है वो निकल जो है वो मेटल का बना हुआ है और उसमें जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है। और आपको जो है वो निकल का दिया हुआ है, कॉपर का भी हमने बताया, हमें निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.25 वोल्ट, ये हमने अभी देखा दिया हुआ आपको बुक में है ना, और कॉपर का है +0.34 वोल्ट। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली क्या है, जो निकल है वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर जो है वो रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है कि निकल की क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को निकल के वेसल में डालेंगे तो निकल की तो ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब निकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निकल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो इसमें तो जो है वो ये तो करोड़ हो जाएगा, ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वी कांट स्टोर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन निकल निकल वेसल। उल्टा हम कर सकते हैं, निकल सल्फेट सोल्यूशन को हम कॉपर में कर सकते हैं। मतलब क्या कि हम जो है जिस मेटल में हमने सोल्यूशन को जो है वो जो है स्टोर करना है, उस मेटल की जो है वो रिडक्शन होनी ज़रूरी है। वो अगर रिड्यूस और उसकी रिडक्शन होती है और सोल्यूशन वाले की जो है वो ऑक्सीडेशन होनी है, तब मतलब तब उन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा। जैसे निकल निकल यहाँ पे आपके पास निकल है ना, तो निकल जो है वो अब हमने जो है वो आयरन सल्फेट डालना है, तो आयरन सल्फेट की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, तो निकल की क्या होगी, रिडक्शन। तो मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है दोनों के बीच में। तो हमारे पास जो है वो जो जो हम वी कैन स्टोर, मतलब ऑलवेज रिमेंबर कि जिस भी सोल्यूशन को हमने स्टोर करना है किसी मेटल में, तो मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट शुड बी हायर देन दैट ऑफ द मेटल whose solution is to be stored in the that vessels। मतलब कि आपका जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब उनके अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी जो है वो क्या होनी चाहिए, मेटल की जिस भी मेटल को हम स्टोर, जिस भी मेटल में हम सॉल्यूशन को स्टोर कर रहे हैं, मेटल की रिडक्शन होनी चाहिए, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मेटल की ऑक्सीडेशन हो गई तो मेटल तो करोड़ हो जाएगा, उसमें छेद पड़ जाएंगे, वो खत्म हो जाएगा, तो कैसे स्टोर कर सकते हैं ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए, मतलब देयर शुड बी नो रिएक्शन बिटवीन द आयंस एंड निकल में। जैसे मतलब जैसे सपोज आपको बोला हमें कैन वी स्टोर द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कैन बी स्टोर जिंक सल्फेट सोल्यूशन इन कॉपर वेसल, कॉपर वेसल में हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब देखो जिंक और कॉपर के दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव 0.34 वोल्ट है। इसका वेसल बनना है, तो मैंने बोला अब देखो इन दोनों को, अब ये सोल्यूशन है ये वेसल है, तो मैंने बोला जिस मेटल से वेसल बनना है वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर होना चाहिए, तो उसकी रिडक्शन होगी, और जिस सोल्यूशन को है उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो अब देखो जब इनका रिएक्शन होगा, जैसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये जो कॉपर, तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक अकॉर्डिंग टू द जस्ट सीन। तो इसमें देखो आपके पास जिंक की तो क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन पर हो क्या रही है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, जो है यहाँ पे इस उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे आयंस है, तो रिडक्शन होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, जिंक सल्फेट जो है वो उसमें एज ए जिंक सल्फेट ही रहेगा। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, अगर हम कॉपर सल्फेट को जिंक वेसल में डाल देते हैं तो जिंक की तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इसकी तो ऑक्सीडेशन, तो फिर क्या होगा, जो जिंक मेटल है वो करोड हो जाएगा, और उनके मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जिंक मेटल प्लस कॉपर सल्फेट में रिएक्शन पॉसिबल है, तो आपके पास जिंक खत्म हो जाएगा। तो वी कांट स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन जिंक वेसल, कॉन्ट्रेरली वी कैन स्टोर जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल। Okay, so this kind of questions can be come in the exams. Another one which is usually come in your exam, that is let me take the numerical which has some different kinds, मतलब उसमें आपका EMF भी पूछा हो और reaction भी पूछा हो, everything can be asked. Calculate the standard action potential of this electrode when cell potential for the cell is this. ओके, कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच डायरेक्शन इज दिस। ओके, इसको करते हैं। कैलकुलेट द दिस क्वेश्चन इज 29। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच रिएक्शन आर द फॉलोइंग। ये रिएक्शन हैं और उनके हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल
इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गैल्वेनिक सेल में जो है वो उसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे दिया क्या क्या, रिएक्शंस दिए हुए हैं। अब रिएक्शन जो है पहला दिया हुआ है 2Cr सॉलिड प्लस 3Cd+2, ये बना आपके पास 2 क्रोमियम 2 3। अब रिएक्शन में तो ऐसे दिया है, बट हमें ये देखना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है ना, तो Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag पॉजिटिव एक्वस, और ये बना Fe3 पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। अब इसमें देखो यहाँ पे इसकी जो है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, और इसकी क्या हो रही है, आगे हो गया है ना, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अब देखो इसमें देखो ये Fe2 पॉजिटिव है, से बना Fe3 पॉजिटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने और खोया तभी तो Fe3, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और इस दोनों आयन की फॉर्म में है, बट उसमें भी ये देखना है कि आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है तो ऑक्सीडेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करता है तो रिडक्शन। और वेरी सिंपल वे में ये चीज़ नहीं समझ आती है तो सिंपली देखो एटम न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, पर अगर उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है 2 पॉजिटिव आया तो उसमें जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो तो हैं, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी निकाल सकते, कौन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज ऊपर होता है उतने इलेक्ट्रॉन वो खो चुका है, तो इसने इतने इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं। बट अब देखो इसने फर्दर इसके पास क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन और खो दिया, तो मतलब एक फालतू खोल दिया तो 3 पॉजिटिव आ गया, तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। इधर देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज कब न्यूट्रल हो सकता है, जब इसमें कोई नेगेटिव चीज़ ऐड होगी, तो कौन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो ये Ag बन गया। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है वो आपको जो है वो स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा जो था वो सोडियम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं हम। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज दिया हुआ है -0.74 वोल्ट, ओके। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इज इट गिवन हियर, यस, कैडमियम टू पॉजिटिव Cd इज इक्वल टू -40, ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव आयरन का, इट इज इक्वल टू +77 वोल्ट, एंड Ag का है, अब देखो आपकी बुक में बेटा ऐसे थीटा करके दिया हुआ, वो भी एक ही बात है, या तो नॉट लगा दो या थीटा लगा दो, ठीक है। तो Ag पॉजिटिव Ag, और ये बना आपके पास 0.80 वोल्ट, ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। आपने गैल्वेनिक सेल का जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले वाले में आपके पास क्रोमियम है और ये है, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखनी है बेटा कि जैसे हमने, शायद आपको पता है कि नहीं है, कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस करते थे तो उसमें क्या था कि अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दी हुई थी तो उसको हम मल्टीप्लाई करते थे, जितना इसमें होल रिएक्शन में मल्टीप्लाई। बट आपके ये जो आपके जो ईएमएफ वाले रिएक्शंस हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर्जी आपके पास ये वैल्यूज़ हों 2 3 हों, आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो वही रहता है जो आपको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यही रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास इधर कौन जो है एनोड एक्ट कर रहा है, कौन कैथोड एक्ट कर रहा है, ये पता होना चाहिए। अब जब वैल्यूज़ दी हैं तो ये भी ज़रूर देखना है कि वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो ठीक हो रही है। तो इसमें देखो, इसमें जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट, और इसमें जो है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -40 वोल्ट, तो ये वैल्यू हायर है, हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो है लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका मतलब है जिसका लोअर है उसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन, जिसका हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी रिडक्शन होनी है, तो दूसरे की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो है वो ऑक्सीडेशन क्रोमियम की हो रही है और रिडक्शन जो है वो कैडमियम की हो रही है। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम की, यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कैडमियम की, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वाले में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये चीज़ पहचाननी है कि आपको ईएमएफ ऑफ सेल की जो है वो क्या है, E0 सेल ऐसे लिख देते हैं इसको, या ईएमएफ भी लिख देते हैं, इट इज इक्वल टू E0 कैथोड, पढ़ा है ना हमने E0 कैथोड,
माइनस ई नॉट एनोड, ये पढ़ा है हमने, ठीक है। अब बेटा अब कैथोड एक्ट कौन करेगा, एनोड एक्ट कौन करेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो हमने यहाँ बोल लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन। तो आपने वो जो फॉर्मूला लगा लेना है जो अल्फ़ाबेटिकली मैंने बताया था। तो कैथोड पे जो है आपके पास रिडक्शन होगी और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है आपकी, जिसका ये इसकी हो रही है ना। तो क्या हो जाएगा, कैथोड आपका एक्ट करेगा कैडमियम, तो ये हो जाएगा -40 वोल्ट और माइनस तो बीच में है ना, और इसकी अपनी वैल्यू -0.74 वोल्ट है ना। ये अब कर लीजिए इसको सॉल्व, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये आ जाएगा 4 और 3, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई। अगर आपके ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल इन राइट डायरेक्शंस। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ नेगेटिव आ गया तो आपके पास जो है वो आपको उल्टा करना। पर कई बार क्या होता है बेटा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि शो दैट द वैल्यूज आर दिस एंड शो दैट वेदर दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। तो उसमें आपको नॉलेज ही चाहिए कि किसकी ऑक्सीडेशन होनी है, किसकी रिडक्शन होनी है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास जो है वो ई नॉट सेल और ये और ऐसे करके जो है आपकी वैल्यू, तो आप बोलेंगे क्योंकि इसका पॉजिटिव आई तो ये दिस रिएक्शन इज फिजिबल, ठीक है। तो इस तरह से अब अगले में देखो, अगले में है आपके पास अगला जो है वो एजी और इसका है। आयरन का जो है 0.77 वोल्ट है और जो एजी का जो है 0.80 वोल्ट है, दोनों पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू हायर है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन। ये क्या एक्ट करेगा, कैथोड, और ये क्या एक्ट करेगा, एनोड। तो मतलब ये फॉर्मूला यही लगना है। तो कैथोड कौन एक्ट करेगा, आपका 0.80 वोल्ट, और एनोड कौन एक्ट करेगा, आपका Fe। तो कितना आसान रिएक्शन है, सिर्फ तो इतना से ये दो चीज़ें याद रखनी है। तीसरा मैंने एक और हिंट कर दी, अगर आपको ईएमएफ ऑफ सेल ही पूछा गया हो, तो अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब यहाँ आपने गड़बड़ कर दी है। तो ये तो बेटा एक मतलब वे बता दिया कि आपका पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो, कई बार गलती हो जाती है। बट आपको आना ऐसे ही चाहिए कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो जो है वो एनोड एक्ट करेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ज़्यादा है उसकी रिडक्शन होगी। हमें पता है रिडक्शन इज हैपेंड एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन इज हैपेंड एट योर एनोड, है ना। तो इसको कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे 0। ये देखो, अब देखो ये बड़ी थी ये छोटी थी, तो पॉजिटिव आया ईएमएफ ऑफ सेल। तो इस तरह से आपको जो है वो रिएक्शन करने हैं, राइट। अगला आपके पास है कि कैन क्लोरीन गैस बी स्टोर्ड इन कॉपर सिलेंडर। क्या बोल रहा है, क्लोरीन गैस को हम स्टोर कर सकते हैं कॉपर सिलेंडर में। अब देखो आपके पास क्या है, ये ई नॉट ऑफ कॉपर जो है आपको पता ही है। मैं कॉपर पूरा लिखना बंद कर देती हूँ, सीधा इन शॉर्ट बताती हूँ। तो ई नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव / कॉपर ऐसे करके, है ना। तो ये ई नॉट इसका जो है वो ये आ गया, और क्लोरीन का जो है वो क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ये है, ठीक है। इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, पता है क्लोरीन की रिडक्शन होने पे जो है नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये ऐसे लिखा होता है। तो 1.36 वोल्ट, ओके। अब इसमें देखने की क्या है, हम क्लोरीन को जो है वो स्टोर कर सकते हैं कॉपर में। तो मैंने तुम्हें क्या बताया कि जिस भी वेसल में स्टोर करना है उसकी रिडक्शन होनी चाहिए, ये आपको पक्का होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसकी रिडक्शन। और जिस भी चीज़ को हमने स्टोर करना है उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो अब देखो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या इनकी सेम हो रहा है, इसकी क्या होनी चाहिए, रिडक्शन। क्या इसकी वाकई रिडक्शन हो रही है, देखते हैं। तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.36, कॉपर का जो है 0.34 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन, और इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। उल्टा हो गया ना। तो वी कांट स्टोर क्लोरीन गैस इन कॉपर वेसल, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला है copper wire is dipped in silver nitrate solution in a beaker A and silver wire is dipped in a solution of copper sulfate kept in a beaker B. If the standard electrode potential आपको दिए हुए हैं, predict, हाँ ये देखो आया, predict in which beaker the ion present will get reduced। ये predict करना है आपने। यहाँ पे आपका जो है वो टोटली आपकी नॉलेज चलेगी। आप ये नहीं कर सकते कि आपको जो है वो तुक्का मारना है, जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, है ना। तो बोल रहा है कॉपर वायर इज डिप्ड इन, तो ऐसे कहानी पढ़ी है इन्होंने, मतलब कॉपर वायर जो है वो कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ बीकर एंड अ सिल्वर वायर इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन केप्ट इन अ बीकर। एंड 2 बीकर में लिए हैं, एक में लिया हुआ है
बीकर ए में लिया हुआ है कॉपर वायर, ऐसे बना लो फिगर। कॉपर वायर मतलब कॉपर मेटल है, और किस में डाला है ये सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में AgNO3, ठीक है। मतलब Ag जो है आयन की फॉर्म में है, कॉपर जो है वो मेटल की फॉर्म में। उल्टा एक और बीकर है B, ये A बीकर है, ये B बीकर है। इसमें जो है वो उल्टा किया हुआ है, क्या किया हुआ है, सिल्वर वायर। तो यहाँ से वायर जो है सिल्वर की बनी है, और कॉपर जो है वो सोल्यूशन जो है वो कॉपर सल्फेट का है। तो बोल रहे हैं इफ़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपको दिए हुए हैं और प्रिडिक्ट इन विच बिकर आयन प्रेजेंट विल गेट रिड्यूस, क्योंकि आयन तो हमेशा रिड्यूस होंगे, तो मतलब कौन सा रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपकी बुक में दिया हुआ है, ये बना कॉपर। तो इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा है ना, रिडक्शन। तो ये है 0.34 वोल्ट, ऐसे दिया है मतलब रिडक्शन हो रही है। तो ये क्या है आपके पास, रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने बोला। सिमिलरली Ag का भी उसी फॉर्म में लिखा होगा, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ag। अब अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज़ किसकी रिडक्शन होनी है, Ag की रिडक्शन होती है, और कॉपर की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो किस में बोल रहा है, कौन से बीकर में जो है वो प्रिडिक्ट इन विच द बीकर आयन प्रेजेंट विल गेट, बीकर के आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन जो है पॉसिबल है। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कॉपर आयन जो है ये कॉपर जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। तो इस वाले में देखो अब कॉपर की क्या हो रही है, मेटल आयन है, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और AgNO की क्या हो जाएगी, रिडक्शन, मतलब Ag की रिडक्शन। तो हम बोलेंगे बीकर ए के जो हैं वो क्या कर जाएंगे, द Ag आयन विल बी रिड्यूस्ड। इस वाले में Ag आयन कहाँ से हैं, मतलब यहाँ पे कॉपर आयन्स हैं, क्योंकि इनमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिएक्शन जो है पॉसिबल उल्टा है, इसकी होनी चाहिए ऑक्सीडेशन, हो यहाँ दिखाई है रिडक्शन, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, एंड सिल्वर आयन्स आर गेट रिड्यूस्ड या विल बी रिड्यूस्ड इन दिस बीकर ए। तो मैंने बहुत सारे रिएक्शन इसमें से बेटा कर दिए आपको, और बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपके पास बेटा अब अनदर टॉपिक है, दैट इज़ योर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल मतलब हमें जो है हमेशा दोनों हाफ ऑफ सेल जो है पूरा बनाना है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एक की बात करते हैं। तो डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं नेरेंस्ट इक्वेशन। नेरेंस्ट, कई नेरनेस्ट बोलते हैं, पर नेरनेस्ट तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं लगती। नेरेंस्ट इक्वेशन, नेरेंस्ट इक्वेशन है बेटा ये। अब नेरेंस्ट इक्वेशन क्या है, अभी तक हमने जो बात की बेटा, हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात की। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि उसमें हमने नंबर मोल ऑफ सॉल्यूशन जो है 1 मोल लिया, और टेम्परेचर उसमें हमने जो है वो 298 केल्विन लिया। तो उसमें कंसंट्रेशन को हमने जो है वो चेंज नहीं किया, और कंसंट्रेशन दोनों हाफ की जो है वो एक जैसी रखी। बट जो हमारे पास जो नेरेंस्ट इक्वेशन है, ये बताती है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर। जो हमने सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है उसके कंसंट्रेशन को जब चेंज होती है तो कैसे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने नेरेंस्ट इक्वेशन जो लिखनी है, पहले लिखनी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉट सेल पोटेंशियल। किसकी करनी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाफ सेल की बात हो रही है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स में। तो हाफ सेल का रिएक्शन क्या होगा, हमने ऑलवेज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। रिडक्शन क्या होती है, आयन जो है वो क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो इस मेटल आयन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो हमने रिडक्शन की फॉर्म में जो है इक्वेशन को लिखना है, जनरल इक्वेशन है। तो नेरेंस्ट इक्वेशन जो है डायरेक्ट है, नेरेंस्ट इक्वेशन जो है क्या है, फॉर अबव रिएक्शन क्या हो जाएगी, E0। अब ये सेल नहीं है, ये है इलेक्ट्रोड, ये है आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेरे को बार बार E0 लगा जा रहा है मेरे से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन की बात नहीं है, जो हमने अभी पीछे पढ़े वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn पॉजिटिव, इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, और इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू E0
फिर मैंने ई नॉट लगा दिया, यहाँ पे ई नॉट नहीं लगना है बेटा, ई नॉट ये आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट एनी कंडीशन, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो है इट इज़ इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन, ये लॉग होता है नेचुरल लॉग, ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट एन पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये ऐसे राइट। अब आपके पास जो है वो क्या है कि जो आपके पास एल एन है बेटा, एल एन ये आपको पता होना चाहिए, +1 में शायद आपको पता होगा, एल एन एक्स ये आपके पास नेचुरल लॉग है, इसकी वैल्यू जब भी एल एन एक्स आता है तो इसको हम सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, ये एल ओ जी तो आपने पढ़ा ही होगा, ये सिंपल लॉग है, तो सिंपल लॉग में जब भी इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो यार इस फिगर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 और ये बन जाता है लॉग एक्स, क्या बन जाएगा, ये नेचुरल लॉग से सिंपल लॉग में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया लॉग एक्स, है ना। तो लॉग एक्स जब भी हमने एल एन एक्स से लॉग एक्स करना है तो इस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, ई एम एन पॉजिटिव, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है एट एनी कंसंट्रेशन या एट एनी कंडीशन, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन एम एन पॉजिटिव एम, ठीक है, और विच दैट इज माइनस 2 पॉइंट, अब यहाँ पे ना माइनस आर टी एन एफ एल एन है, तो एल एन को चेंज किए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, तो हम फिगर्स को पहले लिख देते हैं 2.303, और यहाँ पे एन एफ आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एन क्या होता है मैं बताऊँगी आपको अभी, और ये आ जाएगा एम सॉलिड, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर मेटल एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ योर ये आयंस है। और आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो है प्योर चीज़ की जो है वो कितनी होती है, 1 लेते हैं हम, क्या लेते हैं उसको 1, तो यहाँ पे ऊपर 1 हो जाएगा, तो ये दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी ई नॉट एम एन माइनस 2.303 एन एफ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन, इसकी जगह 1 आ गया तो 1 अपॉन एम एन एक्वस, ओके, ऐसे करके। तो अब आपके पास बेटा ये जो है ये आपके पास नेरेस्ट इक्वेशन है, बट हाफ इलेक्ट्रोड्स के लिए, हाफ ऑफ द सेल रिएक्शन के लिए है, ये फुल उसके लिए नहीं है, उसको हम करेंगे, है ना। तो ये नेरेस्ट इक्वेशन ये भी है, बट ये किसके लिए, हाफ रिडक्शन सेल के लिए। अब इसमें ही आपके पास जो है वो ये आपको मैंने बताया ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं, मतलब जो 1 मोलर कंडीशन होगी किसकी, मेटल आयंस की, है ना। अब यहाँ पे आपके पास एन है, एन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रिएक्शन में, ये जो ये है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो वो ये हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एफ आपके पास फैराडे कांस्टेंट है, क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और फैराडे कांस्टेंट जो है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ठीक है, ये हमने करना है। उसके बाद आपके पास जो है बेटा एम इज अ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड आर इज, आर लिखना मैं भूल गई, आर एंड टी, तो आर जो है वो क्या है आपके पास, गैस कांस्टेंट, क्या है आपके पास गैस कांस्टेंट 8.314 जॉल्स पर केल्विन पर मोल, याद रखना ये वैल्यू बड़ी बार यूज होती है, 8.314 जॉल्स पर केल्विन पर मोल, ये आपने +1 में आर की वैल्यू सारी पढ़ी होंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन सारी वैल्यूज़ को, और टेम्परेचर जो है हम 290 जो है वो 298 ही केल्विन लेते हैं, तो हमारे पास अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम, तो वैल्यूज़ को जब पुट किया बेटा तो इट कम्स आउट टू बी एम एन एम और माइनस अभी 2.303, फिर आर की वैल्यू पुट कर दी 8.314 जॉल्स पर केल्विन पर मोल, टी की वैल्यू 298 केल्विन, और यहाँ एन जो है वो फैराडे की वैल्यू पुट कर दी 9650, एन नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करना है, 0.0591 भी लिख सकते हो, सिंपली 9 अपॉन एन, एन जब भी किसी रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, किसी में 2 होते हैं, किसी में 3, तो उतनी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे हम, लॉग, और ये आ जाएगा एम एन पॉजिटिव एक्वस, ये ठीक है। तो ये था आपके पास नेरेस्ट इक्वेशन की जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, फॉर द सिंगल हाफ ऑफ द सेल, तो इसमें हमने करना है, और ये हमारे पास जो है नेरेस्ट इक्वेशन, और इसको जो है कई बार ई इज इक्वल टू ई नॉट
-0.059 अपॉन n log 1 अपॉन m पॉजिटिव एक्वस एट 25 या 298 केल्विन टेम्परेचर। ये आ गई आपकी नेरेंस्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखो कैसे पता लगेगा आपको बोला है, क्वेश्चन है कि जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 सोल्यूशन। जिंक रॉड जो है 0.1 सोल्यूशन में, अब यहाँ पे 1 मोलर नहीं लिया हुआ है, स्टैंडर्ड नहीं है, इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन 0.1 जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप करी हुई है। सॉल्ट इज 95% डिसोशिएटेड एट दिस सोल्यूशन। जो सॉल्ट है आपका वो 95% डिसोशिएट हो चुका है। HPSC बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और एट टेम्परेचर 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपके पास सेल पोटेंशियल नहीं पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको दिया है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको दिया हुआ है तो आपको पता भी है और दिया हुआ भी होगा, ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा है, बट उसमें जो मोलर कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंट है। तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनेगा ना, इसका जो इसका रिएक्शन बनेगा वो ऐसे बना। ठीक है, तो नेरेंस्ट इक्वेशन इसके लिए हमने बनानी है, तो क्या हो जाएगा, ई क्या देखा था हमने वहाँ पे, जिंक 2 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव था ना, तो यहाँ Mn पॉजिटिव था, बट यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के लेना देना हुआ, तो जिंक 2 पॉजिटिव स्लैश जिंक इज इक्वल टू जिंक या E0 जिंक 2 पॉजिटिव, ये स्टैंडर्ड आपके पास आ गया, माइनस 0.059 अपॉन n की जगह 2 आ जाना है ना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो रहा है, और लॉग। अब आपके पास जो है वो इसमें बोल रहा है कि जो सॉल्ट इज डिसोशिएटेड एट इतने डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन पे जो डिसोशिएटेड, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। आपके पास इतना मोलर सोल्यूशन था, बट वो 95% जो है वो आपका डिसोशिएट हुआ, तो ना इसका इतना 95%। ठीक है ना, तो ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 0.095 मोलर। कितनी आ गई, 0.095 मोलर। इतना जो है वो आपके पास आयंस हैं। ठीक है, तो ये मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस हो गई। तो ये कैसे लिखेंगे बेटा इसको, ये आ गया आपके पास ई जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, ये वैल्यू तो स्टैंडर्ड है, ये हमें दी हुई है 0.76 वोल्ट दी हुई है, माइनस उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए 0.059 अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा, और कंसंट्रेशन आपके पास लॉग यहाँ पे 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितनी है 0.0095 ये है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, क्या हो जाएगा 0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग। अब लॉग आपको आता है पता नहीं, पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बताती जाऊँगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया आपके पास बेटा 1000, ऊपर 1000 आ गया और नीचे 95 आ गया, है ना, ऐसे ही होगा ना, ये तो आता ही होगा। अब लॉग को सॉल्व करना है। अब लॉग के इस साइड को बेटा जो वैल्यूज़ हैं ये डिवाइड हो रही हैं, तो इस लॉग को कैसे खोलते हैं, जैसे log x अपॉन वाई है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, log x हो जाएगा और माइनस log y हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा 0.76 माइनस 0.059 अपॉन 2, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, और ये आ जाएगा आपके पास log 1000 माइनस log 95 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.076 माइनस 0.059 अपॉन 2। ये जो बेटा ये है, इसमें आपको याद रखना है log 1 अगर हो तो 0, log 10 हो तो 1, log 100 हो तो 2, log 1000 हो तो 3। जैसे जैसे जीरो log जितनी जीरो लगती जाएंगी उतने के बराबर वैल्यू होती है, तो log 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 आ गई। माइनस 95 की वैल्यू जो है ये लॉग बुक से देखनी पड़ेगी। सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि सभी बच्चे जो हैं वो लॉग, जिन्होंने पढ़ना है बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ना है उनकी अपनी मर्जी है, बट 1 मिनट के लिए मैं आपको लॉग निकाल के दिखाती हूँ। जैसे 95 की वैल्यू आप कैसे देखते हैं, आपको लॉग बुक ले लो और आपकी बुक में लॉग देखना जो है उसमें भी समझाया जाता है,
और मैं एक दिन फिर अभी अगले जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी लॉग की जो है देखना आना चाहिए हमें। तो आजकल तो वैसे ऐसा हो गया है, लॉग बुक आपको लॉग की वैल्यू दी, मतलब आपको log 95 की वैल्यू, अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो एग्जाम में तो आपको log 95 की वैल्यू जो है वो दी होगी, तो आपने वो भर देनी है, ठीक है। पर अगर आपको नहीं दी है तो हम कैसे करते हैं, जैसे बेटा ये लॉगरिथम है, देखो यहाँ लॉगरिथम लिखा है, यहाँ देखो ये 10 है ना, तो यहाँ पे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। तो क्योंकि 95 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऐसे जैसे 49 हो गया, यहाँ पे आपके पास 95, ये 95 है, देखो ये 95 है, ये देखो देखो ये 95 है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये 95 है। तो क्योंकि 95 के आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने पहले जीरो खाना है, ये जीरो पे ही देख लेना है क्या है, ये देखो जीरो, यहाँ पे जीरो लिखा है, 0 1 2 3 4 5। अगर 95 1 होता तो हम देखते 95 में, और इस यहाँ 1 के नीचे 95 के आगे, तो ये 97.82 आ जाता है। पर हमारे पास क्योंकि 95 के आगे कुछ नहीं है, तो ये है 9771 पर आगे जो है डेसिमल लगना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस कितना था, -.9777, ये 1। इसको कर लीजिए सॉल्व, इस सारे को सॉल्व कर लीजिए, तो वो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दिस कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं है, समझ रहे हो इस बात को। तो ये इस तरह से आपने करना है। लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल। इफ ई नॉट फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, अब ई नॉट लिखा है तो मतलब स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव, और कॉपर का कितना है 0.34 वोल्ट, ये दिया हुआ है। हाउ विल यू कैलकुलेट द EMF वैल्यू व्हेन द सॉल्यूशन इज कंटैक्ट विद 0.1 मोलर, 1 मोलर आयंस ऑफ कॉपर के 1 मोलर आयंस, मतलब देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो गई। हाउ डज EMF फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड, अब EMF बोल रहा है, ये लग तो EMF ऑफ सेल लग रहा है, बट लिखा फॉर कॉपर, दैट मीन्स आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है। चेंज व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन सोल्यूशन इज डिक्रीज्ड, कैसे होगा कि जब आपके पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है डिक्रीज हो गई, मतलब पहले थी 1 मोलर कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड में तो 1 मोलर होती है, पर यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 हो गई, तो 1 मोलर से 0.1 कम हो गई है ना। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, नेरेंस्ट इक्वेशन। सबसे पहले आपको कॉपर को लिखना है किस फॉर्म में, कि ये आपको पता होना चाहिए कि कॉपर में कितने इलेक्ट्रोड जो ऐड होने हैं, क्योंकि वहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 2 इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू पता लग गई, नेरेंस्ट इक्वेशन लगा दीजिए। ये सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए पूछा जा रहा है, अभी आपके पास डबल का हमने किया नहीं है, अब इसके बाद जब हम करेंगे तो फिर हम डबल का करेंगे। तो E नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का लेना देना है, और लॉग ऑफ यहाँ पे कितना है 1 अपॉन 0.1, ये इसकी कंसंट्रेशन दे दी हुई है। तो E नॉट हमारे पास कॉपर का है 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, 1 माइनस 0.1 है ना। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर लो, चेंज कर लो, ये 10 आ गया, पॉइंट को क्यों करना हमने, है ना। तो ये आ गया 10, तो log 10 आ गया। अभी आपको बताया log 10 इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, और log 10 की वैल्यू जो है 1 की, तो इंटू 1। तो इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.31 वोल्ट। ये इस तरह से आपने जो है इसमें सॉल्व्ड न्यूमेरिकल से मैंने करवाया ये, क्योंकि अभी मुझे इसमें जो है वो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज नहीं मिली, तो यहाँ से भी बेटा आपको तरीका आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है, आपको मैंने समझा दिया ना कैसे करना है। तो ये आपके पास जो है वो हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फाइंड आउट करा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इज 0.1 मोलर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नेरेंस्ट इक्वेशन। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ नेरेंस्ट इक्वेशन करनी है ना, उसमें हमने जो है वो सेल का पूरा कर सकते हो, सेल का पोटेंशियल कर सकते हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं। तो हमने अभी नेरेंस्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड का ये करा, नेरेंस्ट इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हमने उससे पहले हमने न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ने अच्छे से करने हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना है।